गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज एक बार आपसे फिर हमारी मुलाकात। आज मैं आपके सामने कश्मीर की चर्चा करूँगा और थोड़ी बहुत जम्मू की भी। पिछले दिनों मैं अपने कश्मीर की यात्रा पर था और हमने वहाँ कई डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए। स्पेशली एसटी पॉपुलेशन पे हमारा वर्क था। कुछ हम ट्राइबल स्कीम्स की एनालिसिस कर रहे थे कि उन ट्राइबल स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट है, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, एंड उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मार्जिनल सेक्शन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा वहाँ जाना हुआ। तो पहले तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गए। वहाँ पे कुछ सोशल वर्क के प्रोफेसर से मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कुछ हमें लीड दी। उसके बाद हम डिफरेंट लोकेशंस पर गए और आई थिंक गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हम गए और वहाँ के डीसी के पीआरओ मिले और उन पीआरओ साहब ने एक विलेज में हमें भेजा। जिस विलेज में हम गए और वहाँ के विलेज पैटर्न को हमने देखा और समझा कैसे उनका विलेज पैटर्न प्लेन इंडो गंगेटिक विलेज पैटर्न से, सेटलमेंट से कैसे डिफरेंट है, क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन विलेज सेटिंग्स की। हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स की रिसोर्सेस में और हिमालयन विलेज सेटिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्रॉप पैटर्न्स में, ये सब काफ़ी देखने और समझने को मिला। लैंग्वेज के लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं, डे टू डे लाइफ कैसे वो परस्यू करते हैं, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, हमने ये भी देखा। सबसे अच्छी बात जो थी इन कश्मीर में, विलेज के पीपल काफ़ी पोलाइट, काफ़ी हम्बल, काफ़ी हॉस्पिटेबल लोग थे हैं। और ये चाय बनाते हैं अपने यहाँ, नून चाय जिसको बोलते हैं, और उसमें कुछ आई थिंक साल्ट ऐड करते हैं, चाय पत्ती और दूध और साल्ट ऐड करते हैं। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होता है उसका अपने इस चीनी वाली चाय से। और थोड़ा कलर भी आई थिंक थोड़ा लाइट पिंक, बेबी पिंक सा हो जाता है, नॉट बेबी पिंक बट नियर अबाउट द बेबी। तो पीने में काफ़ी अच्छा होता है। और वो सुबह एक नाश्ते में अपने थिंक वो लेते हैं मक्के की रोटी, उसके साथ साग लेते हैं सरसों का, और शहद लेते हैं जो कि वो अपने यहाँ खुद ही उसका कल्चर करते हैं। और वालनट उनके यहाँ होता है। पाइनस के ढेर सारे ट्रीज़ वहाँ पे हैं जिसका वो विंटर्स में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। नीचे उसको घरों में खाना बनाने के लिए या फिर हीटिंग सिस्टम में उसका यूज़ करते हैं। पाइनस के जो कोन्स होते हैं बड़े बड़े, वो काफ़ी इन्फ्लेमेबल होते हैं, काफ़ी तेज़ी से जलते हैं और रोशनी भी काफ़ी अच्छी देते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो पाइनस की जो कोन है उसको वो डंडे में लगा लिया करते थे पहले, जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, उसको जलाते थे, एज ए मसाल यूज करते थे वहाँ पे। और कुछ लोगों ने बताया जो पाइनस की निडल होती है, लीफ जिसको बोलते हैं, निडल शेप की लीफ होती है इसलिए उसे पाइनस निडल बोलते हैं। वो काफ़ी फिसलन होती है उसमें, मतलब अगर पैर पड़ जाए तो आप फिसल सकते हैं। और वहाँ पे हमने एप्पल के गार्डन्स देखे, जो कि इस समय ऑटम चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एप्पल तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसके पेड़ ज़रूर
दिखाई दिए, जिनके पत्ते झड़ चुके थे, तभी वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। उन गार्डन्स के बीच में लोगों के छोटे छोटे अपने घर थे, वुड के, काफ़ी मतलब कॉस्टली वुड्स हैं वो सब, पाइन्स के, टीक के वुड्स, very strong woods. They are secondary xylem, very strong, filled with secondary metabolites, lignin, suberin, gum, resin. और एक जो हमारा जो एक परसेप्शन था, एक स्टीरियोटाइप जो इमेज हम लोग कश्मीर को लेकर के बना रखे हैं कि अरे कश्मीर है तो वहाँ पे 24/7 आवर फोर्सेस होंगी, गन्स होंगे, मिलिटेंट्स होंगे, स्टोन पेल्टिंग होगी, नारे होंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे होंगे। ऐसा जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया आज तक पोर्ट्रे करते आया है, या इवन हमें ऐसा लगता था कि मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल्स आर मिलिटेंट्स, दे involved in these type of activities, but it is not true. They are much more humble and believe in democracy. एक गांधरबल डिग्री कॉलेज में हम गए थे, वहाँ पे एक लड़का मिला जिसने कहा कि गवर्नमेंट की कई सी स्कीम्स हैं जो हमारे तक पहुँचती नहीं हैं, हमें पता नहीं है, चाहे वो नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, एसटी रेसिडेंशियल हॉस्टल्स हों, ये ग्राउंड लेवल तक पहुँचते पहुँचते अपना दम तोड़ देती हैं। मतलब इनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उन्हें। और उसने ये भी बताया कि हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ मेन स्ट्रीम के लोग करते हैं उससे मतलब हमें काफ़ी दुख है, लेकिन तब भी मेरा एम्बिशन है कि मैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में एज ए लीडर, एज ए पार्लियामेंटेरियन अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो इट्स मतलब इस पॉजिटिव बिलीफ एक यूथ का, ये डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में एक बिलीव है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ और ही दिखाता है, अलग ही पोर्ट्रे कर रखा है उसने। और हाँ, एक और चीज़, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे इंडिया के और भी जितने स्टेट्स के लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल इंडिया के हों, इवन नॉर्थ ईस्ट के हों, साउथ के हों, वो जम्मू और कश्मीर को एक ही धागे में पिरो देते हैं कि अरे जम्मू और कश्मीर एक ही लैंड है। नहीं जी, जम्मू एंड कश्मीर का जियोग्राफिकल ट्रेन बहुत अलग है, उनके लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटिंग अलग हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, उनके नीड्स अलग हैं, उनकी इकोनॉमिक पैटर्न्स अलग हैं। दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं कल्चर को लेकर के। और लेकिन कोई मतभेद नहीं है, डिफरेंस होना अलग बात है, मतभेद होना अलग बात है, मनभेद नहीं है। काफ़ी हम्बल लोग हैं जम्मू के लोग भी और कश्मीर के लोग भी। कश्मीर के लोग आपको जम्मू में डोगरी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, पंजाबी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, कश्मीर में आपको कश्मीरी लोग मिल जाएंगे, कश्मीरी बोलते हुए आपको गुजरी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको और भी पश्तो बोलते हुए थोड़ी बहुत कम्युनिटी मिल जाएगी। में बेसिकली विंटर्स में कश्मीर के लोग बेकरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, वो बेकरी आइटम्स खाते हैं, सुबह रोटी चाय वो लेते हैं, मक्के की रोटी लेते हैं, तमाम तरीके की रोटियां वहाँ पे बिकती हैं, जिसको हम रोटी, ये आटे की रोटी नहीं, वो मैदे की, जैसे बेकरी आइटम्स जो बन जिसको बोलते सेंट्रल इंडिया में, उस तरीके की
रोटियां, मतलब यूरोपियन कल्चर्स में जो बेकरी प्रोडक्ट्स चलते हैं वो कश्मीर के लोगों ने काफ़ी अच्छी डेवलप कर रखी है। अगर खाने की बात करें तो ट्राउट फिश काफ़ी फेमस है, वहाँ लोग बनाते हैं, और डल लेक के किनारे ट्राउट फिश का आप आनंद ले सकते हैं। कश्मीर का जो इकनॉमी है वो टूरिज्म बेसिस है। अगर उनके होम्स को हम देखें तो उनका होम वुड का बना होता है पूरा का पूरा, और उसमें एक रूम ऐसा होता है जिसको हमाम बोलते हैं, जो ठंडियों में यूज़ होता है। उसके नीचे हम आग जलाते हैं और पूरा रूम वो गर्म हो जाता है, और लोग वहाँ पे सोते हैं नीचे ज़मीन पर, मतलब मैट बिछाते हैं, कालीन जिसको बोलते हैं। मिर्ज़ापुर का नाम आपने सुना होगा, वहीं भदोही में कालीन बनता है। उस तरीके की कालीन यहाँ पे भी कश्मीर में भी बनाई जाती है, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। यहाँ पे पाशमीना के शाल बनते हैं, जो शॉल काफ़ी कॉस्ट, उसकी फ़ीस एक एक शॉल 2-2 साल में तैयार होती है, 2-2 साल लग जाते हैं उस स्टॉल को तैयार होने में। उसकी कढ़ाई, उसका जो इतना इंटीग्रेट होता है, इतना मतलब फाइन वर्क है कि उसको करने में लगभग साल 1.5 ईयर लग जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस होती है लाइक 1,40,000। ये तो केवल उस कारीगर की फ़ीस है जो वो बना रहा है या बना रही है, और फिर वो उसकी वॉशिंग होती है, धुलाई होती है, और फिर वो मार्केट में आता है। मिनिमम अगर ओरिजिनल पश्मीना है तो वो 1 लाख से शुरू होता है, और फिर 1.5 लाख, करोड़ों में जाता है। ये कॉस्ट है हैंडी वर्क वहाँ का। वहाँ लोग बेसिकली चावल, स्टेपल फूड वहाँ का चावल है, गर्मियों में लोग चावल खाते हैं, और गेहूँ नहीं यूज करते हैं वो लोग, बहुत कम घरों में गेहूँ यूज होता है। और जिस तरीके की अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री नहीं है कश्मीर में, एक भी इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, ना कोई टेक्सटाइल बिजनेस है, ना तो कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आईटी सेक्टर भी नहीं है, इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैक कर रहा है वहाँ के सिटी में। श्रीनगर जैसी सिटी, जहाँ पे मतलब जो स्मार्ट सिटी उन्होंने उसको कह रखा है, अभी भी वहाँ पे जो वायर्स हैं वो ओपन हैं, अंडरग्राउंड वायर नहीं मिलेगा आपको। फ्लैट सिस्टम वहाँ पे नहीं है, वहाँ लोगों के अपने बड़े बड़े घर हैं, लोग रहते हैं उसमें। और डेवलपमेंट, अगर जम्मू के डेवलपमेंट की बात करें हम, तो जम्मू का डेवलपमेंट जिस तरीके का डेवलपमेंट दिखाई देता है, मतलब माउंटेन्स जो यहाँ पे हैं, उन माउंटेन्स को काट करके NH-44 को डेवलप किया जा रहा है। मतलब माउंटेन को एकदम सीधे स्ट्रेट कट कर दिया जा रहा है, और फिर उस पर हाईवे बना रहे हैं। मतलब कितनी पॉपुलेशन को आप ले जाना चाहते हैं, क्यों ही इतना पॉपुलेशन आप उस माउंटेन तक रीच कराना चाहते हैं, कितना टूरिज़्म, किस कॉस्ट पे आप टूरिज़्म डेवलप करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे। मतलब कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी माउंटेन की, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की, वो कैरिंग कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारा बढ़ चुका है, हम इकोलॉजिकल ओवरशूट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पता ही है। तब भी हम ना जाने कितनी सड़कों का जाल, वेब ऑफ द रोड डेवलप कर देना चाहते हैं। इन रोड के वेब्स का हम क्या करेंगे बना करके, जब लोग ही नहीं रहेंगे हमारे पास। वो माउंटेन्स मानसून सीजन में
टूट करके नीचे सड़कों पे आ जाते हैं और फिर सड़कें पानी के साथ, पानी का बहाव उन्हें बहा ले जाता है। इस बार जो जम्मू में फ्लड आया हुआ ऐसा डिवास्टेशन तो हमने जम्मू के लोगों ने मतलब इसको मेंशन किया कि पिछले 30 सालों में ऐसा डिवास्टेशन तो हमने नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है जी। हमने पूछा कि ये तो हर बार होता होगा, ये तो पहाड़ों में। कहा नहीं जी, ये तो इसी बार हुआ है, पिछले 30 सालों में हमने ऐसा डिवास्टेशन नहीं देखा कि पहाड़ इस तरीके से टूट करके गिरे हों। तो साहब ये तो शुरुआत है बस, ये तो समझ लीजिए पिक्चर का एक टेलर था। अब आगे देखिए, एक बार फ्लड आ गया है, अब अगर आपने इस फॉल्स डेवलपमेंट को नहीं रोका तो इसी तरीके से ये डिवास्टेशन चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि अरे ये नेचुरल क्लैमिटी है। ये नेचुरल क्लैमिटी नहीं है साहब, ये एंथ्रोपोजेनिक क्लैमिटी है। इट्स एंथ्रोपोजेनिक डिवास्टेशन। इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमें और कितना डेवलपमेंट चाहिए, किस कॉस्ट पे चाहिए, किसके कॉस्ट पे चाहिए। हम अब इन माउंटेन्स पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पे एक अलग तरीके का एग्रो बेस्ड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक अलग इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी। हमने सोची 90s से लेकर के 1947 से, हाँ 1947 से लेकर के अब तक JNK के लिए हमने क्या किया? नथिंग। हमारे लिए सिर्फ ये सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी का इंटरनेशनल इशू बन करके रह गया। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ की इकनॉमी पे कभी बात नहीं करी साहब। मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इवन पार्लियामेंटेरियन ने भी अगर आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, उन्होंने भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर साहब मेंटेन है जी, मेंटेन करना है।